नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हम लोग संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 14 ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडल टेस्ट संख्या 14 क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृतियों की बिक्री प्रतिबंधित है। ओके। HUID भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा दिया गया 12 अंकों का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ओके। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS राष्ट्रीय मानक निकाय एक संवैधानिक निकाय है। तो इसमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो मित्रों, यदि हम बात करते हैं BIS के बारे में, तो BIS राष्ट्रीय मानक निकाय एक संवैधानिक निकाय है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। और ये जो BIS है, इसने 31 मार्च 2023 को, कब, 31 मार्च 2023 को HUID यानी हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या का कोड शुरू किया है, जो कि सोने की शुद्धता और कलाकृतियों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। तो इसमें जो कोड शुरू किया है वो 12 अंकों की जगह कितने अंकों का है, 6 अंकों का है। यानी जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है और 3 और 1 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन B बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आय, मानव संपदा, आर्थिक असुरक्षा, पर्यावरणीय सुभेद्यता सबसे कम विकसित देशों LDC को नामित करने के लिए उपरोक्त में से कितने संयुक्त राष्ट्र के मानदंड हैं? तो आय, मानव संपदा, आर्थिक असुरक्षा, पर्यावरणीय सुभेद्यता, ये चारों के चारों जो हैं वो क्या हैं, इनके LDC के यानी लो डेवलप्ड कंट्रीज़ के इंडेक्स हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन C हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है 3 पर, जरा देखते हैं। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका IBSA संवाद मंच की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया था। A प्रिटोरिया पैक्ट, B रियो एकॉर्ड, C जोहानसबर्ग समझौता या D ब्रासीलिया घोषणा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके द्वारा दिया गया था, उससे संबंधित अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उससे संबंधित अगर हम बात करते हैं तो पहले बात कर लेते हैं IBSA। IBSA क्या है? भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच एक औपचारिक मंच है, जिसका अपना कोई हेडक्वार्टर वगैरह भी नहीं बनाया गया है। और इसकी घोषणा की गई थी किस घोषणा से? ब्रासीलिया घोषणा से। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, देखते हैं। हाल ही में जन समाचारों में रहा प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड, कौन सा है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन A नवीकरणीय ऊर्जा पहल से, ऑप्शन B कार्बन अभिग्रहण भंडारण से, ऑप्शन C सतत कृषि पद्धतियों से, ऑप्शन D वन्य जीव संरक्षण प्रयास से। तो प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड नॉर्थ अमेरिका, कहाँ पर? नॉर्थ सागर,
कहाँ पर है बच्चों? नॉर्थ सागर में CO2 की सांद्रता को कम करने यानी भंडारण को कम करने की बात यहाँ पर की गई है। CO2 की अभिग्रहण भंडारण करने के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो बात करने की कम की गई है वो निम्नलिखित में से किससे इस प्रकार संबंधित हो गई? वो संबंधित हो गई वन्य जीव संरक्षण के प्रयास से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? उसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है क्वेश्चन, उसे समझते हैं। उपरोक्त में से कितनी बड़ी बिल्लियाँ बिग कैट्स प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चल रहा है? तो अगर हम बिग कैट के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आती हैं। कितने? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन सी बड़ी बिल्लियों के तौर पे जानी जाएंगी तो 7 बड़ी बिल्लियाँ हैं। कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका बाघ है, ठीक है। उसके बाद आपका सिंह बिल्ली के तौर पे आता है, बिग कैट के तौर पे ही। उसके बाद आपका तेंदुआ आता है। उसके बाद आपका हिम तेंदुआ आता है, ठीक है। उसके बाद आपका चीता आता है। उसके बाद आपका जैगुआर आता है। क्या आता है? जैगुआर और प्यूमा, ठीक है। के संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। यानी ये सारे के सारे बिग कैट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलक्कड़ मुंडुनथुराई बाघ संरक्षित क्षेत्र को केरल के नदी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। यह तिरुनेलवेली कन्याकुमारी जिलों में स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, इससे बात की जा रही है। तो मित्रों, कलक्कड़ मुंडुतुरई बाघ संरक्षण क्षेत्र को तमिलनाडु में केरल के क्या बोल रहे हैं? केरल के नदी अभयारण्य के तौर पे जाना जाता है। तो ये जो कलक्कड़ है आपका, कलक्कड़ जो है आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र को केरल के नदी अभयारण्य नहीं, ये आपके तमिलनाडु के किसके? तमिलनाडु के वनस्पतियों और ठीक है विभिन्न वनस्पतियों के रूप में वन्य नदी अभयारण्य नहीं, तमिलनाडु के अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। यानी पहला गलत, और कन्याकुमारी जिलों में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है 7? उसे समझते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरंभ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF का उद्देश्य है। ए स्कूली शिक्षा, बी स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकत्रित करना, बी देश भर में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा प्रणाली का मानकीकरण करना, और सी राष्ट्रव्यापी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक एकीकृत ग्रेडिंग प्रणाली स्थापित करना, और डी विश्वविद्यालयों और उद्योग क्षेत्रों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो UGC के द्वारा जो NCRF है वो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को अर्जित करने से संबंधित है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8? इसे समझते हैं। प्रोमिसरी एस्टोपेल के विधिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह किसी को अपने वादे से पीछे हटने से रोकता है। यह हमेशा व्यापक सार्वजनिक हित के अधीन है
उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या है, तो प्रोमसरी एस्टोपेल विधिक सिद्धांत के संदर्भ में ये जो दोनों कथन हैं, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है 9, उसे समझते हैं। उत्तर मेरुर अवलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है उत्तर मेरुर अवलेख, उसे देखते हैं। अवलेख में बताया गया है कि स्थानीय सभा कैसे कार्य करती थी। ऑप्शन दो, स्टेटमेंट 2, सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों से बनी थी। तो उत्तर मेरुर अवलेख के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर मेरुर अवलेख जो है आपका वो दक्षिण भारत में कांचीपुरम में उत्तर मेरुर अवलेख है। ठीक है, जो चोल शासक के तौर पे ने बनाया था, तो उनके संबंध में ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है 10, इसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बचाओ अभियान, देश, देवी शक्ति। ठीक है, बचाओ अभियान है और देश हैं, और देवी शक्ति अभियान है, गंगा अभियान है, दोस्त अभियान है, कावेरी अभियान है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित है, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें काबुल से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था वो देवी शक्ति अभियान है। यहाँ पर तो देखो कोई भी सही सुमेलित नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। तो आंसर तो इसका डी हो जाएगा। अब इसका सही आंसर अगर हम बात करें कहाँ से कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है, तो दूसरा अगर हम ऑपरेशन बात करें, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए बात की गई थी। ऑपरेशन दोस्त सीरिया और तुर्की में आए तूफान के लिए है। ठीक है, और ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ठीक, तो यहाँ पर तो कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है? हाल ही में जन समाचारों में रहा C+C5 समूह संबंधित है कैरिबियाई और मध्य अमेरिकी देश, बी जलवायु परिवर्तन और कार्बन न्यूनीकरण पहल, सी कोयला और सीमेंट उत्पादन सहयोग, डी चीन और मध्य एशियाई देश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा समर्पण है, तो यहाँ पर है चीन और मध्याई देश, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। डिएगो गार्सिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह फ्रांसीसी गणराज्य से संबंधित क्षेत्र है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो डिएगो गार्सिया के संदर्भ में बताना है। तो डिएगो गार्सिया जो है वो प्रवाल रेदिका वलय मध्य हिंद महासागर में है, और ये क्या कह रहे हैं? मध्य अटलांटिक महासागर। तो ये कहाँ पर हैं आपके? मध्य हिंद महासागर में हैं। और यदि इनके गणराज्य के बारे में बात करें तो ये ब्रिटिश हिंद गणराज्य के अंतर्गत संबंधित है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर हम बात करें ये चर्चा में क्यों था, तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि हालिया में यहाँ पर तमिल जो हमारे भाई हैं वो फंसे हुए थे, जिनको सुरक्षित निकाला गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13? मैंग्रोव पिट्टा पक्षी पिट्टा मोगरिच्छा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है? इन पक्षियों को सर्वप्रथम गणना पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो यदि हम बात करें इन पक्षियों की सर्वप्रथम गणना जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं, वो उड़ीसा में की गई थी। कहाँ की गई थी मित्रों? उड़ीसा में की गई थी, यानी पहला स्टेटमेंट तो गलती हो गया। इसे IUCN की किसमें? लाल सूची संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो अगर हम इसको बात करें तो ये जो है वो मूल्यांकन
निकट संकटाग्रस्त है न कि संकटापन्न है। संकटाग्रस्त है न कि संकटापन्न, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे मित्रों, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी, न 1 न 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 214 पर। प्रायः जनसमाचारों में देखा जाने वाला व्हीट ब्लास्ट संदर्भित है। व्हीट ब्लास्ट के बारे में बात करें, तेजी से प्रभावित करने वाला ए और विनाशकारी कवकीय रोग, बी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से विकसित की गई गेहूं की एक नई किस्म, सी गेहूं की त्वरित खेती के लिए एक कृषि तकनीक, और डी गेहूं के खेतों के लिए एक विशिष्ट सिंचाई विधि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा है व्हीट ब्लास्ट, तो तेजी से प्रभावित करने वाला विनाशकारी कवकीय रोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मानहानि व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है जो किसी व्यक्ति, व्यवसाय, उत्पाद, समूह अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। ओके। दूसरा, भारत में मानहानि पूरी तरह एक दांडिक अपराध है। क्या है? पूरी तरह एक दांडिक अपराध है। ठीक है। तीसरा, मानहानिकारक बयान लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मानहानि, ये प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत में दांडिक, ये बात गलत है, दांडिक प्रावधान नहीं है। और तीसरा, लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव जीनोम परियोजना से प्रेरणा लेते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने वर्ष 2020 में महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जीआईपी शुरुआत की। अतः कथन 3 सही। तो इसमें आपको बताना है, जीनोम प्रोजेक्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जीन मैपिंग परियोजना है। जीनोम प्रौद्योगिकी विभाग की जीन मैपिंग परियोजना है, ये इस बात बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों के रोगों को कारण बनाने वाले उत्परिवर्तित में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा 2 हमारा गलत हो जाएगा? जीनोम अनुसंधान मानव के जीनोम परियोजना एचजीपी का हिस्सा है, ये भी बात क्या है? गलत है। भारत में, ठीक है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17? उसे समझते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे चुंबकीय एवं चुंबकमापी और परमाणविक घड़ियां विकसित करने में मदद मिलेगी। 2, इस मिशन के लिए स्वीकृत समय सीमा वर्ष 2028 है। उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो चुंबकत्व और परमाणुक घड़ियां विकसित करने में मदद मिलेगी, ये बात गलत है। ठीक है। ये बात क्या है? सही है। ये तो गलत हो गया, ये बात बिल्कुल सही है। और इस मिशन के लिए स्वीकृत समय सीमा की अगर हम बात करें तो ये समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 2031 तक। ठीक है, 2031 तक।
ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। नई विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? विदेश व्यापार नीति से संबंधित ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रायः जन समाचारों में देखा जाने वाला स्वामी निवेश निधि संबंधित है। भारत में वहनीय आवास परियोजनाओं को सहायक बनाने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष से, बी भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला एक उद्यम पूंजी कोष से, सी भारत में के विदेशी मुद्रा पूंजी भंडार बढ़ाने के केंद्रीय एक संप्रभु धन कोष से, और डी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के समर्पित बुनियादी ढांचे के रूप में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये है वाहनीय आवास परियोजनाओं को सहायक कोष के रूप में विकल्पित किया गया है, यानी स्वामी आपका क्या है? आवास परियोजनाओं को सहायता बनाने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष के तौर पे है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है 20, उसे समझते हैं। ये अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, चीनी रोम्बी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, चीनी रोमिनबी। ठीक है, तो क्वेश्चन जरा देखें, विचार करना है क्या है क्वेश्चन। उपरोक्त में कितनी मुद्राएं एसडीआर बास्केट का हिस्सा हैं? तो यदि हम यहाँ पर एसडीआर बास्केट का हिस्सा के बारे में बात करें, तो ये सारी की सारी एसडीआर बास्केट का हिस्सा हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21, उसे समझते हैं। विस्तारित निधि सुविधा ईईएफ, ठीक है, से आशय है ए मध्यावधि में अदायगी संतुलन की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय सहायता, बी यूएनईपी द्वारा विकसित देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रणाली, सी विश्व भर में उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने वाली विश्व बैंक की एक पहल, और डी यूनिसेफ द्वारा वंचित क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे हेतु सहायता प्रदान करने वाली एक वैश्विक पहल। तो ईईबी क्या है? मध्य अवधि अदायगी संतुलन की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे देशों को आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है ईईएफ के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विदेशी अभिदाय विनिमयन अधिनियम एफसीआरए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम एफसीआरए को पहली बार वर्ष 1976 में अधिनियमित किया गया था। एक बार प्रदान किए जाने के उपरांत एफसीआरए लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हैं हमारे? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23? व्यापार प्राप्य बट्टाकरण छूट प्रणाली TREDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ही ट्रेड्स में विक्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं। केवल सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम ही ट्रेड्स में क्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं। ट्रेड्स का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? 1, 2, 3,
4 या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों केवल सूक्ष्म लघु उद्यम ट्रेड्स के विक्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। सरकारी विभाग और सार्वजनिक उपक्रम में ही ट्रेड में भाग ले सकते हैं, ये बात सही नहीं है। ट्रेड्स का विनिमय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने ऑप्शन सही हो जाएंगे? 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24, उसे समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति निजी क्षेत्र को व्यापक अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगी। 2, यह नीति भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी। 3, इस नीति का लक्ष्य अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा प्रदान करने हेतु एक विधिक ढांचा प्रदान करना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं उससे संबंधित, ठीक है, यह नीति निजी क्षेत्र के व्यापक अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देती है, ये बात बिल्कुल सही है। यह नीति भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी, ये भी बात सही है, ठीक है। और तीसरा, यह नीति लक्ष्य अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा प्रदान करने की विधिक ढांचा प्रदान करेगी, ये बात पूर्णतः क्या है? गलत है। तो कितनी बातें सही हैं? 2 बातें सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25? हाल ही में समाचारों में रहा बैंडिकूट पूर्वोत्तर भारत में खेती की जाने वाली धान की एक स्वदेशी किस्म। बी, मैनहोल की सफाई करने वाला एक रोबोट। सी, हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाली मछली की खोज की गई एक प्रजाति। डी, जलवायु निगरानी उद्देश्य के लिए इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया एक उपग्रह। तो मैनहोल सफाई करने वाला एक रोबोट है जिसका नाम बैंडिकूट किया है गया है, ठीक है। क्या है बैंडिकूट? मेन होल की सफाई करने वाला एक ड्रोन रोबोट, ठीक है, ठीक है। मकड़ी के समान 4 पैर वाला है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। शहरी आवास विकास निधि UIDF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है। 2, इसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण न्यूनता के उपयोग के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। 3, यह मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई जैसे टियर 1 शहरों पर केंद्रित होता है। इसमें से कितने उपरोक्त में से कथन सही हैं? ठीक है, तो जरा देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। इसे निधि प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसे प्राथमिक क्षेत्र में ऋण न्यूनता के उद्योग में स्थापित किया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई जैसे टियर 1 शहरों में है। तो यदि हम बात करें दिल्ली और मुंबई जैसे, ये टियर 1 और टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। किससे? 2 और 3 के शहरों के अंतर्गत, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है, 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मेगा ट्रॉपिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशांत महासागर के निर्जन क्षेत्रों को नियंत्रित तरीके से एक उपग्रह का पुनः प्रवेश कराया गया है। ओके, गंभीर खराबी आने के कारण एक उपग्रह अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28? MAIA प्लेंटिन नंबर 2, ठीक है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन? यह नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त पहल से पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में स्थापित एक पृथ्वी वेधशाला है। ये बात बिल्कुल सही है। इस वेधशाला से प्राप्त डेटा उपयोग विभिन्न प्रकार के कणकीय वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच हेतु अध्ययन किया जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29? डब्बा ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का औपचारिक विनिमय है जो स्टॉक मार्केट के बाहर होता है। 2. कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 3. उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है एक प्रकार का अनौपचारिक विनिमय है जो स्टॉक मार्केट के बाहर होता है। कंपनी अधिनियम 2013 से यह अपराध की श्रेणी में है, तो इस प्रकार का जुआ और सट्टेबाज के तौर पर इसे जाना जाता है। और कंपनी अधिनियम प्रतिभूता संविदा अधिनियम 1956 की धारा 23(1) के अंतर्गत अपराध की सूची में है। 1956 की धारा 23 कि 1 के अंतर्गत अपराध है, न कि 13। यानी दूसरा गलत, पहला सही। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है? मिर्चा राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्वाद और गंध हरी मिर्च के समान होता है। पश्चिम बंगाल के इस उत्पाद को जीआई प्रमाणन प्रदान किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर ये दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं और इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा। मिर्चा राइस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये पहली बात तो ये समझ जाओ कि ये पश्चिम बंगाल नहीं, बिहार के द्वारा दिया गया टैग है। इसका स्वाद गंध और हरी मिर्च के समान होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये बिहार ठीक है। इसके स्वाद की बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्वाद काली मिर्च का समान है, न कि हरी मिर्च के समान। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कह रहा है 31? उसे समझते हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का पहला कार्य यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों के बीच एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। 2. संविधान का दूसरा कार्य यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। 3. संविधान का तीसरा कार्य यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले विधानों पर कुछ सीमा लगाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो तीनों बातें संविधान से संबंधित कही गई हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सबसे आगे वही जीते। जो विधि का शासन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अवशिष्ट शक्ति उपरोक्त में से कितने ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो सबसे आगे वही जीते ये लिया गया है। ठीक है। विधि का शासन लिया है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति यूएसए से ली है, अवशिष्ट शक्ति जापान जर्मनी से ली है। तो क्या लिया गया है? दो चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्र मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता उपरोक्त में से कितने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले अगर हम यहाँ पे बात करें, अंतःकरण की स्वतंत्रता
धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यदि हम बात करें, धार्मिक शिक्षा, धार्मिककरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट तो पूर्णतः क्या है हमारा, सही हो जाता है। आगे देखते हैं। विधेयक किसी मंत्री अथवा निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है? दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकारी मजदूर संघ, पशुधन, पशुपालन, कारागार उपरोक्त में से कितने 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा 35 में कौन से सही होंगे? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय हैं। तो राज्य सूची के अगर हम विषय के बारे में बात करें तो मजदूर संघ राज्य सूची का विषय है, सॉरी समवर्ती सूची का विषय है ये नहीं, समवर्ती सूची, सॉरी, ठीक है। पशुधन एवं पशुपालन ये राज्य सूची का विषय है। कारागार ये राज्य सूची का विषय है। दत्तक एवं उत्तराधिकारी ये समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पर ये 2 राज्य सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? भारत संघ की तुलना में राज्य का राज्य क्षेत्र एक व्यापक अभिव्यक्ति है। 2 संघीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में राज्य और केंद्र की शक्तियां साझा करते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेशों और अधिग्रहित प्रदेशों का प्रशासन सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, बाकी दोनों कथन और गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फरेब से प्राप्त नागरिकता, भारतीय संविधान के प्रति अनास्था, युद्ध के दौरान शत्रु से संवाद, लगातार 5 वर्षों तक भारत से बाहर रहना, उपरोक्त में से कितने वंचन द्वारा नागरिकता प्राप्त होने का सटीक आधार है? तो नागरिकता प्राप्त होने का सटीक आधार क्या है? भारतीय संविधान के प्रति अनास्था, युद्ध के दौरान शत्रु से संवाद, नागरिकता समाप्त होने का सटीक आधार है। अच्छा, समाप्त होने का है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें समाप्त होने का जो है वो भारतीय संविधान के प्रति अनास्था, लगातार 5 वर्षों तक भारत से बाहर रहना, लगातार 5 नहीं, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहना है। ठीक है, 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहना, यानी ये 3 ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही हैं, बाकी चौथा गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या है 39?
केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य द्वारा किसी प्रस्ताव को पारित किया जाना, राज्य द्वारा अनुरोध किया जाना, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। उपरोक्त में से कितनी असाधारण स्थितियों में संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाती है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम कितनी संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाती है? राज्यसभा द्वारा किसी प्रस्ताव में पारित किया जाना, ये बना सकती है। राज्य द्वारा अनुरोध किया जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ये भी हो सकता है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में तो आपातकाल ही हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा द्वारा किसी प्रस्ताव पारित किए जाने पर। ठीक है, ये नहीं है, 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है? सांविधिक अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 275 संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले न कि सभी राज्यों को अनुदान देने का अधिकार प्रदान करता है। 2, वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 2। तो ऑप्शन यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अन्वेषण अभिकरण है। 2, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल उनके कार्यालय में पद धारण करने की तारीख से 4 वर्ष का होता है। सीबीसी के संबंध में जो बातें कही गई हैं उनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो आगे देखते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो यह अन्वेषण अभिकरण है, तो ये है एक अन्वेषण अभिकरण नहीं है। यह जानकारी जांच करने का इसको आदेश नहीं है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है 42? उसे समझते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी का अध्यक्ष अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद उस समान पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र होता है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। संसद कानून बनाकर यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र को विस्तार कर सकती है, ये सही है। पहला गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पद के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसे संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कथन कितने सही हैं? उपरोक्त में से अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से इस पद का कार्यकाल सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस पद को कार्यकाल एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है। इसके वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद द्वारा निर्धारित होती हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सरकार की वित्त प्रणाली का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, 5 वर्ष का चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत व्यक्ति। उपरोक्त कितनी योग्यताएं वित्त आयोग के सदस्य के रूप में आवश्यक हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए क्या क्या चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल सही है। सरकार की वित्त प्रणाली का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ये भी सही है।
ठीक है। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ये भी सही है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45, उसे समझते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। NIA का मुख्यालय कोलकाता में है। वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के आलोक में इसकी स्थापना की गई थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कितने कथन सही हैं यहाँ पर गृह मंत्रालय के अधीन? तो गृह मंत्रालय के अधीन यहाँ पर 2 कथन सही होंगे, सॉरी NIA के संबंधित में। पहला, गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी कि मुख्यालय कोलकाता में नहीं। NIA का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा कथन और तीसरा सही है, यानी कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की प्रमुख अन्वेषण पुलिस अभिकरण है, बिल्कुल सही। यह कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय का कार्यरत है, ये भी सही। CBI भारत में इंटरपोल और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है, ये भी सही। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या कह रहा है 47, उसे समझते हैं। 34वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुला सकती है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बात करनी है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 34वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयकों की सहमति देना अनिवार्य करता है, नहीं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों विचार विमर्श के मतदान उद्देश्य सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का अनुमोदन करना। उपरोक्त में से कितनी राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियां हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन। तो ठीक है, और भारत में महाभियोग की प्रक्रिया ये भी लोकसभा के अंतर्गत होगी, यानी केवल एक सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, न कि उस राज्य का निवासी जिस राज्य में उसे नियुक्त किया गया है। तो मूल संविधान में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए बात की गई है। संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को अपदस्थ करने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बाहरी राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, न कि उस राज्य का निवासी, ये कोई मैंडेटरी स्टेटमेंट नहीं है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कथन है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ओके,
6 माह के भीतर उसे केवल राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर उसका मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 6 महीने की अवधि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा नहीं, राज्य विधानसभा प्लस विधान परिषद जिन राज्यों में है उन पर ये बात लागू नहीं होती है, यानी दूसरा स्टेटमेंट अर्ध सत्य है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? संविधान और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को संबोधित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा के में विशेष पेश किया जा सकता है और विधान परिषद में नहीं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सही है। संविधान में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को संबोधित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। विधानसभा मंडल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पंचायती राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। अशोक मेहता समिति, गॉडगिल समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति। इनके गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कालानुक्रमिक सही है, उससे संबंधित बात की गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहली समिति जो बनी थी वो बनी थी अशोक मेहता समिति। इन समितियों के अनुसार 1977 में। ओके, गॉडगिल समिति के बारे में यदि हम बात करें, जी.वी.के. राव समिति बनी थी 1985 में। ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। ठीक, गॉडगिल समिति के बारे में यदि हम बात करें, गॉडगिल समिति बनी थी आपकी 1988 में। ठीक है, अशोक मेहता ने कहा था कि 3 स्टैंडर्ड होने चाहिए, यानी त्रिस्तरीय होना चाहिए हमारा। जी.वी.के. राव समिति ने पंचायतियों के वित्तीय पहलू जुटाने की बात कही थी और सिंघवी ने जमीन स्तर पर शासन को जोर देते हुए बात की गई थी। और गॉडगिल के अंतर्गत जो गठन किया गया था प्रभावी कामकाज के लिए किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 1, 4, 3, 2, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वार्ड समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है वार्ड समितियों के संदर्भ में? वार्ड समिति 1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। सही है। राज्य का राज्यपाल वार्ड समिति की संरचना और प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी, ओहो गलत हो गया। क्या है? वार्ड समिति 1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका की प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। तो यदि हम वार्ड समिति के बारे में बात करें, वार्ड समिति के बारे में बात करें तो ये 1 लाख नहीं, ये हैं आपके, कहाँ गया,
1 लाख नहीं 3 लाख और उससे अधिक समितियों की विस्तार समितियों का गठन होगा, यानी पहला गलत हो गया। राज्य का राज्यपाल वार्ड समिति की संरचना और प्रादेशिक क्षेत्र का प्रावधान करता है, तो बाबत बोर्ड समिति करती है। राज्यपाल का इसमें कोई सरोकार नहीं है, यानी एक भी सही नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 54। क्या कह रहा है 54, उसे समझते हैं। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति समवर्ती सूची के अंतर्गत है। शिक्षा राज्य सूची का विषय है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आती है। शिक्षा राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से ऑप्शन सही हैं, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और पहला सही और 2 और 3 गलत, यानी कितने कथन सही हैं? केवल 1 सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के संबंधित 1956 के द्वारा किया गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह केवल अगला क्या है, उत्तर पूर्वी से संबंधित देखते हैं। इससे क्या कह रहा है? इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। ओके, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह केवल 7 सिस्टर्स राज्यों से संबंधित कवर करते हुए समन्वित प्रादेशिक योजना है। तो उत्तर पूर्वी परिषद, ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। कौन सा सही है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आ गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या कह रहा है 56, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 34वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 3, प्रस्तावना भारतीय संविधान को न्यायोचित भाग है। 4, भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्श M.N. रॉय के उद्देश्य संकल्पना पर द्वारा निर्धारित किए गए थे। तो संविधान की प्रेम्बल से संबंधित क्वेश्चन है, जरा ध्यान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। तो पहला इनमें से बताना है कौन से कथन सही हैं। तो मैंने बोला केवल एक बार, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन किया गया था, सही है। 34वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन से ही समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। संप्रभु, लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तीसरा, प्रस्तावना का संविधान में न्यायोचित भाग है। तो प्रस्तावना संविधान का न्यायोचित या न्यायसंगत नहीं है, यानी भाग न्यायोचित भाग नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान की संकल्पना के पीछे का आदर्श M.N. रॉय नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या कह रहा है 57, उसे समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अधिनियम के अधिकृत होने के समय लागू किसी भी सिविल या दंडिक विधि का उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्या है? गलत है। लिखावट, नमूने, आवाज़, नमूने आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करते हैं, ये भी बात गलत है। अबीस किसी नागरिक या विदेशी कानून व्यक्ति को उपलब्ध हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन
दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, बालकों के लिए प्रासंगिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं के वध का प्रतिषेध, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एवं सुरक्षा स्थापित करना। उपरोक्त में से कितने राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित माने जाते हैं? 1, 2, 4, 3, 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से गांधीवादी विचार माने जाते हैं, तो गांधीवादी ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधीवादी विचार है। किसमें है? गांधीवादी विचार। ठीक है। दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक आर्थिक सहायता की अभिवृद्धि, बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख, गाय बछड़ों दुधारी वाहक पशुओं का वध को प्रतिषेध। ठीक है। ठीक, दुर्बल वर्गों के लिए ये भी सही है। ठीक है, तो ये 3 माने जाते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है मित्रों। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। केशवानंद भारतीवाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीशों वाली अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने की थी। ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अब तक की बड़ी तो थी, लेकिन 11 नहीं, कितने थे? 13। तो पहला गलत हो गया। इस बात में असीमित संसदीय संप्रभुता को कम कर दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? 2 सही है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60, उसे समझते हैं। भारतीय संविधान के तहत रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है वो जरा बताइए। क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों के उपरांत उच्च न्यायालयों द्वारा उत्प्रेषित रिट द्वारा जारी की जाती है। ओके। प्रतिषेध केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, ये भी सही। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, अनुच्छेद 368 का संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत उपरोक्त कितने प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन और विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी? तो किसने के लिए होगी? इस पर अगर हम बात करें तो इन सभी 5 में अगर हमें परिवर्तन करना है तो राज्यों की विशेष अनुमति चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 को कार्यान्वित करने में राष्ट्रपति की सहमति अंतिम और निर्णायक होती है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से ऑप्शन सही हैं? तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या कह रहा है 63? उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8वीं अनुसूची की भाषाएं सिंधी, असमिया, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो अब तक जैसा कि हम लोग जानते हैं 22 भाषाएं हैं और इसमें 3 बार संशोधन किया जा चुका है, 21, 77 और 27वां। ठीक है, 92वां सॉरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। कितनी थी? 14 भाषाएं थीं। ठीक है, मूल संविधान में। तो सिंधी, असमिया और गुजराती ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो ये मित्रों 21वें संविधान संशोधन से एटलीस्ट नहीं जोड़ी गई थी, ये बात गलत हो गई। कोंकणी, मणिपुरी 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, ये बात सही है। बोडो, डोगरी, मैथिली 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पास किसी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां हैं। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाएगी। स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को वर्ष 2012 में संशोधित किया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, उनके पास किसी भी विवाद शक्तियां हैं, पहला सही है। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, ये भी बात सही है। स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए विधेयक 1987 को वर्ष 2012 से संशोधित किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में संशोधित किया गया था, को वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था। यानी कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रपति शासन की प्रणाली हमेशा संसद में राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा संसद में सम्राट होता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में हमेशा संसद में राष्ट्रपति होता है। संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा संसद में सम्राट होता है। निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन जो हैं बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66, उसे समझते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों और अंगल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंगल भारतीय समुदाय के आरक्षण वर्ष 2020 में समाप्त कर दिया गया। 2, अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो क्वेश्चन नंबर 66 में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आंगल भारतीय समुदाय में आरक्षण 2020 में समाप्त कर दिया गया, ये बात सही है। अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण 15 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 95वें संविधान संशोधन के लिए ठीक है 104 संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा 104 के द्वारा 15 वर्ष नहीं 10 वर्ष के तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्या कह रहा है? संसद में सीटों का पुनः समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या फिर से समायोजित करने के लिए परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया है। ये बात गलत है। लोकसभा सीटों का आवंटन 2000 रोक दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत का नागरिक 26 वर्ष से अधिक आयु किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत किसी व्यक्ति को संसद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उपयुक्त में से कौन सी योग्यता भारत के संविधान में उल्लेखित है? तो भारत का नागरिक हो, 26 वर्ष से अधिक, संसद का सदस्य हैं, संविधान में उल्लेखित है। संसद के सदस्य निर्वाचित 25 वर्ष से अधिक हो, किसी संसदीय निर्वाचन के रूप में पंजीकृत हो। तो 26 की जगह 25 वर्ष की आयु है। ठीक है, कितने की? 25 वर्ष की आयु। संसद के सदस्य निर्वाचित होने के उपयुक्त में कौन सी योग्यता भारतीय संविधान में उल्लेखित है? भारत का नागरिक होना उल्लेखित है। ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और 25 वर्ष लोकसभा के लिए। ठीक है, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत के संविधान में संसद सदस्य बनने के लिए निहरता शर्तों का उल्लेख किया गया है। संसद सदस्य बनने के लिए निहरताओं को सूचीबद्ध करने हेतु संसद विधि का निर्माण कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? सही हो गए, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
70 पर, क्या है 70 पर, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन अपने पीठासीन अधिकारी का निर्वाचन उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से करता है जो सदन में मतदान करते हैं। सदन का प्रभावी बहुमत के पारित के माध्यम से अध्यक्ष निष्कासित कर सकता है। निष्कासन प्रस्ताव पारित होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष 14 दिन पहले नोटिस किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से अगर हम बात करें, ये तीनों कथन मित्रों क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सदन के किसी सदस्य द्वारा आधिकारिक संचेतक की अवहेलना करने पर आवश्यक रूप से सदस्य को सदन से निर्हर्त घोषित कर दिया जाता है। संचेतक की अवज्ञा के मामले में किसी सदस्य की निर्हरता दल बदल विरोधी कानून से तहत नियंत्रित होती है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 2 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कौन सा कथन इसमें सही है, इसमें बताना है हमें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, एक सही गलत है और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अनुच्छेद 18 के संदर्भ में राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पदधारी धारण करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी अन्य विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो मित्रों यह स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। राष्ट्रपति की सहमति तो चाहिए ही। वह भारत का नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य की उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कौन सी बात सही है? दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार उपयुक्त में से किसी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के तहत मानवाधिकार घोषित किया गया है? केवल 1, 1 और 2, केवल 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे किया गया है, तो इन तीनों को मानवाधिकार के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निरंकुशता सभी राजनीतिक प्रणालियों की शक्तियों को एक ही शक्ति में जोड़ती है। तानाशाही एक राजनीतिक प्रणाली है जो एक ही शासक को नियंत्रित अनियंत्रित शक्ति का वर्णन करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये दोनों ही बातें क्या होंगी हमारी? बिल्कुल सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट न्यायालयों द्वारा जारी की जाती है उस सार्वजनिक अधिकारी को अपना कार्य करने का आदेश देने के लिए जो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध अधिग्रहण करने के लिए रोकने के लिए, गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, अधीनस्थ न्यायालयों को किसी बाद या शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश देने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा सी सही। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। संविधान के भाग 4 में उल्लिखित निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों पर विचार कीजिए। पूंजी के संकेंद्रण की रोकथाम, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, कार्य करने का अधिकार सुरक्षित करना, गौ हत्या का निषेध। उपरोक्त में से कितनों को समाजवादी सिद्धांत माना जा सकता है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितनों को माना जा सकता है? समाजवादी सिद्धांत, पूंजी का संकेंद्रण का रोकथाम समाजवादी सिद्धांत, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना समाजवादी सिद्धांत, कार्य करने की अधिकार सुरक्षित करना समाजवादी सिद्धांत, गौ हत्या का निषेध नॉट समाजवादी सिद्धांत है मित्रों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, क्या है 77? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 323A केवल सार्वजनिक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार करता है। 323A के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78।
जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका के न्यायशास्त्र से ली गई है, सही है। जनहित याचिका सरकारों के साथ साथ निजी पक्षकारों के खिलाफ भी दायर की जा सकती हैं, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। केवल राज्य के खिलाफ दायर की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, केवल वही व्यक्ति जिसका मुद्दा प्रत्यक्ष हित के जनहित याचिका में दायर कर सकता है, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दूसरा सही, तो कौन सा सही है, केवल एक सही है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान, भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा या सिविल सेवा में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत में राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत सिद्धांतपूर्ण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु सर्वोच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसकी कितनी उम्र है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है, न कि 65 साल। सर्वोच्च न्यायालय की रिटायरमेंट 65 है, न कि 67, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की उम्र 60 है, न कि 62, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? एक भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है? भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना, भाग 4, भाग 3, भाग 4A। उपरोक्त में से कितने भागों को 97वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2011 द्वारा संशोधित किया गया था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस किस को किया गया था, तो प्रस्तावना को तो एटलीस्ट नहीं किया गया था। भाग 3 के बारे में यदि हम बात करें, भाग 3 यानी आर्टिकल 19 में परिवर्तन किया गया था। भाग 4 के बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पर 43B के अंतर्गत मनरेगा जैसा काम हुआ था। तो दो सही हैं, कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, यानी मूल DPSP और मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है? संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी JSPSC के संदर्भ में संसद के पास विधि निर्माण करके JSPSC का गठन करने का प्रावधान है। ये तो बात बिल्कुल सही है। JSPC का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, यही भी सही है। आज तक JSPC नहीं बनाया गया। तो यदि हम बात करें आज तक JSPC के बारे में यदि हम बात करें, तो 1966 में जब हरियाणा बना था तब JSPC गठन किया गया था। ये बात गलत है, दो स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे को विस्तारित किया है कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी? मेनका गांधीवाद, केशवानंद भारतीवाद, SR बुम्मोईवाद और सायरा बानोवाद देकर यह कहा कि दायरे का विस्तार किया कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्षता और न्याय संगत और उचित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है राइट टू लाइफ, मेनका गांधीवाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और इनके उपभाग विकास का उपायों को निर्दिष्ट किया गया है? भाग 9, 9A, 9B और 10। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कहाँ पर किया गया है, तो ये बात की गई है पार्ट 10 में। किस में की गई है? पार्ट 10 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है 85, उसे समझते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद समिति सहयोग के सुझाव दिए गए हैं। राज्यपाल का 5 वर्ष तक का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए तथा केंद्र की इच्छा अनुसार उसका निष्कासन नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बताएं तो ये किसके द्वारा किया गया है? प्रशासनिक सुधार आयोग 66, रजमन्नार 1969, सरकरिया 83, पुंछी आयोग 2007। तो ये जो प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय
पुंछी आयोग के द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। संपत्ति के अधिकार के संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह संविधान के भाग 9 भाग 11 के तहत एक विधिक अधिकार है। इसे संसद के सामान्य विधि के माध्यम से विनियमित और संशोधित किया जा सकता है। मूल संरचना का हिस्सा नहीं था। इसको केवल कार्यकारी कार्रवाई के तहत निजी संपत्ति की रक्षा का करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें संविधान में, यदि हम बात करें तो ये संविधान के भाग 12 में है, 12A में है। ठीक है, 12 में के 300A के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, संसद की सामान्य विधि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं था और कार्यकारी तहत, यानी कितने सही हैं? 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत को भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा वैधता प्रदान की गई है। धर्म के संबंधित कौन से आचरण आवश्यक हैं और निर्धारित करना विशेष शक्ति संसद में निहित है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहला कथन तो सही है ही, दूसरे कथन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो मित्रों दूसरा कथन क्या हो जाएगा? दूसरा कथन हमारा गलत है और पहला कथन सही था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने के लिए संसद को अधिकृत करने राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा की विशेष शक्ति, लोकसभा के समान समवर्ती शक्ति, राज्यसभा में संघीय शक्ति, सभी राज्यों की सहमति के बाद कार्यान्वयन योग्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं में किसकी शक्ति है? राज्यसभा की विशेष शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या कह रहा है 89? उसे समझते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संविधान में आयोग को विनिर्दिष्ट की गई है। संविधान आयोग को सदस्यता के लिए स्पष्ट योग्यता निर्धारित करता है। संविधान राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो संविधान में आयोग की शक्ति निर्दिष्ट की गई है, नहीं। संविधान आयोग सदस्यता के लिए स्पष्ट योग्यता का निर्धारित करता है, ये भी नहीं है। सभापति अध्यक्ष सेवा की शर्तें निर्धारित कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। राज्य लोकसेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर के विषयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण करते समय इससे परामर्श नहीं किया जाता। राज्यपाल पदों, सेवाओं और विषयों को SPSC के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन क्या हैं हमारे? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91? राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 103 संवैधानिक संशोधन द्वारा NCBC को लिए एक नया अनुच्छेद 338 भी शामिल किया गया है। ओके, ये आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं। मुकदमे की सुनवाई सिविल न्यायालय सभी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो संविधान जोड़ा गया था ये 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, यानी पहला गलत, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति के पास विशेष राज्य के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई शक्तियां राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के अधिकार के तहत किया जाता है। 19 निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति कानून बना सकता है। तो स्वतः तो क्या होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
जब ऐसा स्वतः हो जाए तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियों पर कार्य कौन करेगा? संसद करेगी। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस समूह की 4 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल, तेलुगु, हिंदी, उड़िया, कन्नड़, संथाली, उर्दू, संस्कृत, संस्कृत, मलयालम, मराठी, मैथिली, कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया। तो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिलने वाली जो भाषाएं हैं वो हैं कन्नड़, तमिल, मलयालम और उड़िया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, अवसान शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया AAINA डैशबोर्ड संबंधित है। अमृत मिशन परियोजना के शहरी स्थानीय निकायों से, प्रधानमंत्री आवास योजना से, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अपघटक से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह है शहरी निकायों के प्रदर्शन मैट्रिक्स से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर, क्या कह रहा है 95 उसे देखते हैं। ग्राम पंचायतों के संबंध में है, पंचायतों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं है। पंचायतों की कुल सीटों में कम से कम 1/3 का आरक्षण प्रावधान नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को दिया गया है। पंचायत संबंधी सभी चुनाव कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों बातें जो सही हैं वो केवल तीसरी सही है, बाकी ये दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, तीसरी ही बात सही है, क्योंकि ये जो नारी शक्ति वंदन है वो राज्य विधान परिषद और संसद में दिया गया है। पंचायत अधिनियम के अंतर्गत ना महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में ऑलरेडी आरक्षण मौजूद था। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 192 के प्रावधान नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होते हैं। ओके। पंचायत अनुबंध अनुसंरक्षित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के कुछ संशोधनों के साथ पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करता है। तो यहाँ पर यदि बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन सही है, और पहला कथन गलत है। ठीक है, लागू नहीं है, यहाँ पर लागू है। 73वां संविधान संशोधन नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम के अन्य विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में ये पूर्णतः लागू है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, अधिसूचित क्षेत्र समिति निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। नगर निगम आयुक्त नगर निगम निर्वाचित मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 और 2, दोनों, ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं? पूर्णतः गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर, क्या कह रहा है 98, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? नगर निगम, नगर क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अधिसूचित क्षेत्र समिति आपकी संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर सुधार न्यास, टाउनशिप, आवासीय बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्ड। तो यहाँ पर कितनों को विशेष प्रयोजन एजेंसी माना जा सकता है? तो प्रयोग एजेंसी छावनी बोर्ड को, ठीक है, टाउनशिप को, ठीक है, देखते हैं। विशेष न्याय, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचना क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, ठीक है, छावनी बोर्ड, न्यास पत्तन, हाँ, नगरीय सुधार न्यास। ठीक है, इसे माना जा सकता है, यानी कितने सही हैं? 3 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, क्या है? स्थानीय सरकार हेतु स्थानीय सरकार हेतु परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित
बताइए 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 1992 के बाद स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। 1992 के बाद स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। स्थानीय सरकार केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। ठीक है, यह एक निकाय है, यह की गई थी 1954 के अंतर्गत इसकी स्थापना। ठीक है, आर्टिकल था हमारा 263। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो पहला गलत। यह एक परामर्शदात्री निकाय है जो ग्रामीण स्थानीय सरकारों के जुड़े विषयों से संबोधित करता है। ऐसी बात नहीं है। यह 58 में शहरी और ग्रामीण स्थानीयों के बाद केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है, न कि ग्रामीण के लिए। केवल क्या हो रह गया है अब? ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो दूसरा भी गलत। तो न ए सही न बी सही, ओनली डी सही है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट नंबर 14 लगाया है। शीघ्र ही हम नेक्स्ट पेपर भी अपलोड करेंगे और इसके साथ साथ एसपी स्टेट पीसीएस के पेपर भी अपलोड हो रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर भी करिए। इसके साथ ही हम लोग एक और चैनल में काम कर रहे हैं जो केवल यूपीएससी और राज्य स्टेट पीसीएस से संबंधित है, जिसका नाम है सिनेरियो आईएएस। तो आप उसे भी लाइक करिए। उसका लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।